नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सीमा पांडे, एक इनफर्टिलिटी एंड आईवीएफ स्पेशलिस्ट आजमगढ़ तरौलिया से आज फिर आपके बीच में हूँ। सर्दियाँ बढ़ गई हैं, थोड़ा मुझे देर हो गई क्योंकि एक और इंटरव्यू थोड़ा लंबा चल गया। तो अब आज हम लोग बात करने जा रहे हैं मेल इनफर्टिलिटी से रिलेटेड जांचों की। पुरुषों में जो निसंतानता के कारण होते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि जब कभी भी मैं किसी कपल को देखती हूँ और मैं पूछती हूँ कि आपके हस्बैंड की जांच हुई, या पति से पूछती हूँ कि आपने अपनी जांच कराई, तो वो मुझे ये बोल देते हैं कि मैडम हाँ, मैंने तो अपनी जांच कराई थी और वो जांच नॉर्मल आई है। तो आज हम लोग यही बात करने वाले हैं कि कौन सी जांच आखिर नॉर्मल होती है, किस तरह की जांच को हमें नॉर्मल लेना चाहिए, हमें जांच कहाँ कराना चाहिए, किस स्टेप पे सिर्फ सीमेन एनालिसिस काफ़ी है और कब हमको उससे आगे की जांचें करानी चाहिए। ये सारी जो क्वेश्चंस होते हैं, ये सारे रियली कंफ्यूजिंग होते हैं और मेल्स को, स्पेशली मेरे जो पेशेंट्स हैं, उनको ये समझाना कि मेरे को आपका सीमेन एनालिसिस अपने यहाँ करना क्यों ज़रूरी है, बहुत मुश्किल हो जाता है कभी कभी समझाना। तो मैंने सोचा कि आज हम लोग इसके बारे में बात किया जाए। तो जब कभी भी कोई कपल मेरे पास आता है इनफर्टिलिटी, सब फर्टिलिटी की प्रॉब्लम लेके, निसंतानता की प्रॉब्लम लेके, तो मैं उसको एज अ कपल, दंपति की तरह से देखना चाहती हूँ, क्योंकि वो प्रॉब्लम ना सिर्फ फीमेल की है ना सिर्फ मेल की है, आप दोनों रिस्पॉन्सिबल हैं। मैं बार बार ये चीज़ समझाने की कोशिश करती हूँ कि 50% आपको उसमें भागीदारी निभानी है बच्चा होने में और 50% महिला का है। 50% जो महिला का पार्ट होता है उसके बारे में हम अक्सर बातें करते रहते हैं, क्योंकि वो टेस्ट बहुत सारे होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन जो पुरुष की जांच होती है, यूजुअली वो हम शुरू करते हैं सिर्फ एक सीमेन एनालिसिस से या उनके वीर्य की जांच से। तो इसलिए आज जो है हम लोग इस बारे में बात करने वाले हैं। तो हम फीमेल पार्ट को यहाँ पे छोड़ देते हैं, हम मान के चल रहे हैं कि फीमेल पार्टनर की जांच पूरी हो रही है। मेल पार्टनर में सीमेन एनालिसिस बहुत इम्पॉर्टेंट है। सीमेन एनालिसिस से पहले मैं जब आपसे मिलती हूँ तो आपसे कुछ बातें करना चाहती हूँ, आपसे पूछना चाहती हूँ किस तरह की परेशानियाँ हैं, आपको पर्सनल रिलेशन बनाने में कोई प्रॉब्लम आई, आपको चाइल्डहुड में कोई भी मम्प्स एंड मीजल्स टाइप का वो चेचक की तरह की चीज़ होती है। मम्स तो यहाँ गलसुआ उसको हिंदी में कहते हैं, यहाँ पे पैरोटिड ग्लैंड की स्वेलिंग हो जाती है, और मीजल्स छोटे छोटे चेचक की तरह के दाने होते हैं। जिन पुरुषों को बचपन में ये बीमारी हुई रहती है उनको आगे चल के सीमेन में प्रॉब्लम होने के चांसेस रहते हैं। या आपकी फैमिली में कोई और ऐसा है, आपके भाई, आपके चाचा, आपके मामा, जिनको इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम है और जो मेल पार्टनर रिलेटेड है, तो ये सारी चीज़ें जानने की कोशिश करती रहती हूँ मैं। उसके अलावा आपके मॉम डैड में या आपके ग्रैंड पेरेंट्स में किसी को डायबिटीज़ तो नहीं है, आपको कोई डायबिटीज़, हाइपरटेंशन जैसी बीमारी तो नहीं है, किसी और तरह की बीमारी से तो आप नहीं जूझ रहे हैं। तो हिस्ट्री का ये पार्ट बहुत इम्पॉर्टेंट होता है और इसको हमें ज़रूर हमेशा कंसिडर करना चाहिए, इसके बारे में बात करना चाहिए। आपको किसी तरह की दवा चल रही है, कोई जांच हो चुकी है, आपको कोई बीमारी का पता चला है, अनफॉर्चुनेटली कई लोगों को कैंसर की तरह की, ब्लड कैंसर या किसी जगह का कैंसर होता है, उन लोगों को भी पेरेंट बनने में प्रॉब्लम आती है। तो अगर ऐसी कोई जानकारी हम जब आपस में बात कर रहे हैं छूट जाती है तो उसको ज़रूर मेरे साथ शेयर करने की कोशिश करें। उसके बाद नंबर आता है आपके सीमेन एनालिसिस का। ये सीमेन एनालिसिस कोशिश करनी चाहिए कि किसी एक्सपर्ट के हाथ में हो, किसी ऐसी पैथोलॉजी में हो जो आदमी इसके साथ वेल अवेयर है, रीसेंट डेवलपमेंट्स के साथ चल रहा है, किसी इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट या इनफर्टिलिटी सेंटर से उसका कोरिलेशन है, जिससे वो जो जांचें होती हैं उनमें सिर्फ एक नंबर नहीं देखा जाता है, उसमें बहुत सारी चीज़ें देखी जाती हैं। नंबर से हम शुरू करते हैं। तो कोई भी, जब हम सीमेन एनालिसिस के लिए आपको एक डब्बा कंटेनर देते हैं तो उसमें उस सीमेन की क्वांटिटी कितनी है, वो जो पानी आ रहा है वो 1.5 ml से 5 ml के बीच होना चाहिए। जो हम जब काउंटिंग करते हैं वो काउंट 15 मिलियन से ऊपर होना चाहिए पर ml। मतलब 1 ml में 15 लाख से 20 लाख अगर शुक्राणु होते हैं तो उसको हम लोग नॉर्मल मानते हैं। अगर उससे कम होता है तो उसको हम ओलिगोस्पर्मिया कहते हैं। उसमें जो
शुक्राणु होते हैं उनको तेज गति से चलने वाले कम से कम 32% होने चाहिए, 40% तेज चलने वाले होने चाहिए, टोटल मोटिलिटी 32% से ऊपर होनी चाहिए। आपके सीमेन में बहुत सारे पस सेल्स नहीं दिखने चाहिए, बैक्टीरिया स्ट्रेप्टोकोकस स्टेफाइलोकोकस नहीं देखने चाहिए, या इन बैक्टीरिया पे अटैक करने वाली जो राउंड सेल्स हमारी बॉडी में होती हैं, हमारा डिफेंस सिस्टम होता है, उनकी अगर प्रेजेंस अंदर होती है, या आपके बहुत सारे शुक्राणु एक साथ मिलकर के लंप्स या गोले ना बना रहे हो जिसको एग्लूटिनेशन कहते हैं, ये सारी चीज़ें उसमें नहीं होनी चाहिए। और कम से कम 4% नॉर्मल स्पर्म होना चाहिए, जो कि कहीं आप ऐसी जगह से करा लेते हैं जो लोग सिर्फ काउंट करना जानते हैं, तो वो आपको काउंट करके 60%, 80%, 90% नॉर्मल बता देते हैं और आप समझते हैं कि आपका सीमेन बिल्कुल नॉर्मल है। और हम आपकी पत्नी की बार बार जांच करते हैं, उसको अंडे बन रहे होते हैं, उसकी ट्यूब खुली होती है, उसके हार्मोन्स नॉर्मल होते हैं, उसके बाद भी बच्चा नहीं रुक रहा होता है। तो इस हालत में फिर हमको आपको रिक्वेस्ट करनी पड़ती है कि हमको एक बार और आपको अपना सीमेन एनालिसिस हमारे सेंटर पे कराना चाहिए, या किसी एट पार इस तरह के सेंटर पे जहाँ इनफर्टिलिटी की ट्रीटमेंट होती है, जहाँ पे एक एक्सपर्ट व्यक्ति बैठा हुआ है, एंड्रोलॉजिस्ट, एम्ब्रियोलॉजिस्ट, जो सीमेन को इस एंगल से देख सके कि उसकी फर्टिलाइजेशन पोटेंशियल क्या है। क्योंकि सिर्फ संख्या या उसकी मोबिलिटी के आधार पे हम नहीं बता सकते हैं। हाँ, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं, लेकिन टोटली इस पे हम नहीं बता सकते हैं। बहुत सारे दंपति होते हैं, उनको बार बार एबॉर्शन हो जाता है, उनका बार बार IVF फेलियर हो जाता है, IUI फेल हो जाता है, तो जो हम फर्स्ट लेवल का उनका सीमेन एनालिसिस करते हैं उसको देख के सब कुछ नॉर्मल रहता है, तो फिर हम लोग परेशान हो जाते हैं कि आखिर जब सब कुछ नॉर्मल है तो बच्चा क्यों नहीं रुक रहा है। तो आज हम लोग ये भी बात करने वाले हैं कि किस स्टेप पे हमको एक पुरुष की सीमेन एनालिसिस के आगे की जांच करनी चाहिए। तो इसमें 2-3 टर्मिनोलॉजी मैं आपको पहले भी सीमेन एनालिसिस के बारे में एक बार बात कर चुकी हूँ। तो उसमें एक एज़ोस्पर्मिया टर्म आता है। ए मतलब एब्सेंट। तो अगर आपके सीमेन में शुक्राणु या स्पर्म निल होते हैं तो उसको हम एज़ोस्पर्मिया कहते हैं। अब ये जांच आपने एक नॉर्मल पैथोलॉजी पे कराई, तो उन्होंने एक स्लाइड बनाई आपके सीमेन की, उसको माइक्रोस्कोप के नीचे देख लिया और उसमें स्पर्म नहीं मिला तो उन्होंने एज़ोस्पर्मिया लिख दिया उसको। लेकिन जब एक इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट, एक इनफर्टिलिटी सेंटर पे ये जांच होती है, तो ये सीमेन एनालिसिस हम, अगर आपका शुक्राणुओं की संख्या स्लाइड पे देखने पे 0 आती है तो हम आपके सीमेन को सेंट्रीफ्यूज करते हैं। एक मशीन होती है, उस पर बहुत तेज तेज राउंड राउंड घुमाते हैं, उसके बाद उसमें नीचे पैलेट बन जाता है, जो सॉलिड पार्ट होता है, उसको दोबारा से देखते हैं। अगर उस पैलेट में भी स्पर्म निल होते हैं तब हम आपको एज़ोस्पर्मिक लेवल करते हैं, और उसके बाद आगे की जांचों के बारे में हम लोग बात करते हैं। और जैसा मैंने पहले भी जिक्र किया था, हर इंसान की लाइफ में एक दिन ऐसा होता है जिस दिन उसके सीमेन में स्पर्म का काउंट 0 आ सकता है। इसलिए किसी को भी एज़ोस्पर्मिक कहने के लिए एक सीमेन एनालिसिस काफ़ी नहीं है, कम से कम 2 सीमेन एनालिसिस ज़रूर होना चाहिए। और हम कोशिश करते हैं कि कम से कम 2 सीमेन एनालिसिस कर लें, उसके बाद ही आपको ये चीज़ कहें या आगे की जाँचें करें। तो अब आगे की जांच करने के लिए तो आपकी रिपोर्ट नॉर्मल हो सकती है, नॉर्मोस्पर्मिया, नॉर्मोजूस्पर्मिया उसको कहते हैं। आपकी रिपोर्ट ओलिगोजूस्पर्मिया हो सकती है, ओलिगोस्पर्मिया हो सकती है। जू मतलब मोटिलिटी, ओलिगो मतलब कम, स्पर्मिया मतलब स्पर्म। तो एज़ोस्पर्मिया एब्सेंट स्पर्म, ओलिगोस्पर्मिया संख्या उनकी 15 लाख से नीचे, और ओलिगोजूस्पर्मिया जिनकी संख्या के साथ साथ उनकी चलने की गति भी कम है, तो उनको ओलिगोजूस्पर्मिया, जिसमें 32% से नीचे हमको मोटाइल स्पर्म मिल रहे हैं, उनको हम कहते हैं। एक टेराटो ओलिगोजूस्पर्मिया होता है जिसमें स्पर्म की संख्या भी कम होती है, उनकी गति भी खराब होती है, साथ में जो मॉर्फोलॉजी है, उनका स्ट्रक्चर है, क्वालिटी जिसको हम कहते हैं, वो भी कम होती है, तो उसको हम ओलिगोटेराटोजूस्पर्मिया कहते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो जब कभी आपका 2 सीमेन एनालिसिस हो गया, आपके पैलेट में भी स्पर्म नहीं आया, या आपका काउंट हमेशा 5 मिलियन से नीचे आ रहा है, आपके अंदर शुक्राणुओं की संख्या 5 लाख से कम है,
तो ऐसे में फिर हम आगे की जांच करने की कोशिश करते हैं। आगे की जांचों में सबसे पहले आता है आपका हार्मोनल एनालिसिस। हार्मोन, जैसे महिला के अंदर बात होती है कि अंडा बनाने के लिए हमारा हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ओवेरियन एक्सिस होता है, जिसके ऊपर हमारे हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी से कुछ सिग्नल ब्लड में जाते हैं जिसको हम हार्मोन्स कहते हैं, जो ओवरी पे काम करके अंडे की ग्रोथ में सहायता देते हैं। उसी तरह उसी हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी एक्सिस से वो ब्लड में जो सिग्नल हार्मोन जाता है वो टेस्टिस में, जो आपके टेस्टिस है उसके अंदर वो सिग्नल दे करके स्पर्मेटोजेनेसिस करता है या स्पर्म बनाने की कोशिश करता है। अगर उस हॉर्मोन्स के लेवल से हमें पता चल सकता है कि आपको दवा देने से इस बीमारी में फ़ायदा होने वाला है कि नहीं है। जिनके स्पर्म की संख्या कम होती है, कभी 5 मिल रही है, कभी 8 मिल रही है, कभी 2 मिल रही है, उनमें हमें ये जानने की आवश्यकता होती है कि कहीं ये स्पर्म जितने आज मिल रहे हैं कल इस पे और तो नहीं कम हो जाएंगे, क्या ट्रीटमेंट का इस पे कोई असर होगा, ट्रीटमेंट से ये संख्या बढ़ेगी कि नहीं, ट्रीटमेंट कराने का फ़ायदा है, या आज ही की तारीख में आपको सीधे IVF या ICSI द्वारा अपने को संतान प्राप्ति की कोशिश करनी चाहिए। ये जानने के लिए हम हार्मोन एनालिसिस करते हैं। हार्मोन में सबसे इम्पॉर्टेंट फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन या FSH होता है, जो हम करने की कोशिश करते हैं। टेस्टोस्टेरोन नाम का हार्मोन पुरुषों में जो भी पुरुषों की पहचान है, जो पुरुष संबंधित लक्षण है, वो सारा टेस्टोस्टेरोन गाइड करता है। जैसे महिलाओं में ईस्ट्रोजन होता है, तो उस टेस्टोस्टेरोन और FSH की मात्रा के आधार पे हम ये देखते हैं अगर वो हार्मोन की मात्रा कम होती है तो इसका मतलब आपके हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी एक्सिस से प्रॉपर सिग्नल किसी वजह से नहीं मिल पा रहा है टेस्टिस को, जिससे वो स्पर्म नहीं बना पा रही है। तो ये वो पेशेंट होते हैं जिनको हार्मोन के इंजेक्शन लगाने से आराम मिलता है, उनके स्पर्म की संख्या बढ़ सकती है। वो इंजेक्शन कम से कम 3 से 6 महीने लगाने पड़ते हैं। तो जब ये दोनों कम होते हैं उसको हाइपोगोनाडोट्रोपिक हाइपोगोनाडिज्म कहते हैं। हाइपो मतलब कम। जब ये FSH की मात्रा बहुत हाई होती है, टेस्टोस्टेरोन कम या नॉर्मल होता है, इसको हाइपरगोनाडोट्रोपिक हाइपोगोनाडिज्म कहते हैं। ये वो पेशेंट हैं जिनको हम किसी भी तरह का ट्रीटमेंट देंगे तो उन पे काम नहीं करेगा, और इन लोगों को जल्दी से जल्दी अपना सीमेन सैंपल फ्रीज करा के रख लेना चाहिए और जितनी जल्दी हो टेस्ट ट्यूब बेबी विधि द्वारा बच्चा प्राप्त करने की कोशिश करनी चाहिए। क्योंकि हो सकता है जैसे महिलाओं को समय से पहले मेनोपॉज होता है, आपको एंड्रोपॉज हो जाए और आज जितने शुक्राणु आपके सीमेन में मिल रहे हैं कल को वो भी मिलना बंद हो जाए, आप एज़ोस्पर्मिक हो जाए। ये डराने की बात नहीं है। टेक्नोलॉजी ने इतना एडवांसमेंट कर लिया है कि अगर आज के दिन आप अपने इस सैंपल को फ्रीज करा लेंगे 2-3 सैंपल्स, तो अगर कुछ दिन आप ट्रीटमेंट करना चाहते हैं, सेकेंड ओपिनियन लेना चाहते हैं और कुछ देखना चाहते हैं तो आपको वो टाइम मिल जाएगा। आपका वो सीमेन में स्पर्म फ्रोजन रखे रहेंगे। जब कभी भी आप डिसाइड करते हैं कि आपको टेस्ट ट्यूब बेबी कराना है तो वो आप यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद जिन पुरुषों को इरेक्टाइल डिसफंक्शन होता है, उनके अंदर स्ट्रेंथ कम लगती है, उनको लगता है कि उनको इरेक्शन नहीं होता है, उन लोगों में हम प्रोलैक्टिन नाम का हार्मोन की जांच करते हैं। इसके साथ साथ यहीं पे मैं बताती चलूँ, डायबिटीज़ मेलाइटिस एक ऐसी बीमारी है जो आपको इरेक्टाइल डिसफंक्शन दे सकती है, आपका लॉस ऑफ इंटरेस्ट इन सेक्स कर सकती है, आपको इम्पोर्टेंस की तरफ ले जा सकती है। तो इन हार्मोन्स के साथ हम हमेशा आपका फास्टिंग एंड खाने के 2 घंटे के बाद वाला शुगर भी जांच करने की कोशिश करते हैं। और HbA1c एक स्पेशल जांच होती है जिसमें आपके पिछले 3 हफ्ते से 3 महीने आपकी बॉडी ने शुगर को कैसे कंट्रोल किया उसका हम पता लगाते हैं। क्योंकि नॉर्मल फास्टिंग और PP शुगर में शुगर तब आपको बढ़ी हुई मिलती है जब आप फ्रैंक डायबिटिक हो जाते हैं, लेकिन HbA1c की रेंज से आपको हम प्री डायबिटिक और डायबिटिक में डिवाइड कर सकते हैं। प्री डायबिटिक स्टेट पे अगर आप डायग्नोज हो जाते हैं, अपनी लाइफस्टाइल में परिवर्तन कर लेते हैं, तो उस परिवर्तन से आप फ्रैंक डायबिटिक होने से बच जाते हैं। इसी तरह जब हम हिस्ट्री ले रहे होते हैं
तो कई लोगों का प्रोफेशन ऐसा होता है, वो ऐसी जगहों पे काम करते हैं जहाँ पे हीट बहुत होती है, और हीट सीमेन स्पर्म की जनरेशन में, स्पर्मेटोजेनेसिस में हार्मफुल रोल अदा करता है। तो इसलिए हम हिस्ट्री में ये जानने की कोशिश करते हैं कि जो लोग ये गल्फ़ कंट्रीज़ में ऑयल रिग्स वगैरह में काम करते हैं, जहाँ बहुत हीट होती है, जो वेल्डिंग का काम करते हैं, इस तरह के जो हेयर ड्रायर, जो ब्यूटी पार्लर्स में, सैलून में काम करते हैं लोग, दिन रात केमिकल और हेयर ड्रायर के साथ काम करते रहते हैं, उन लोगों के ऊपर उनकी इस लाइफस्टाइल के कारण जो चेंजेस आते हैं उनके सीमेन में। आजकल हमारा सबसे बड़ा दुश्मन सीमेन में स्पर्मेटोजेनेसिस या स्पर्म की संख्या कम होने का कारण हमारा मोबाइल फ़ोन विद इंटरनेट कनेक्शन हो गया है। जो हमारा स्मार्टफोन है उसको हम हमेशा अपने पॉकेट में रखे रहते हैं, उससे रेडिएशंस निकलती हैं जो कि हमारे सीमेन में स्पर्म काउंट को कम करती हैं। तो इन सारे फैक्टर्स की हम जानकारी लेना चाहते हैं। उसके बाद से हार्मोनल एनालिसिस करने के बाद अगर आपका FSH बढ़ा हुआ आता है, मतलब आप प्रीमेच्योर एंड्रोपॉज की ओर जा रहे हैं, या आपका जो है ये सीमेन में स्पर्म की संख्या ख़त्म होने वाली है और कम होने वाली है, तो या आपकी संख्या 5 बिलियन से नीचे है, ओलिगोस्पर्मिया है आपको, या ओलिगोटेराटोजूस्पर्मिया है, एजूस्पर्मिया है, इन व्यक्तियों को हम लोग एडवाइस करते हैं जेनेटिक टेस्टिंग के लिए। वो जेनेटिक टेस्टिंग में हम एक तो आपकी कैरियोटाइपिंग करते हैं। कैरियोटाइपिंग मतलब आपका 46 हमारा नॉर्मल स्ट्रक्चर मेल्स और फीमेल्स का जो होता है वो 46XX महिलाओं का होता है, 46XY पुरुषों का होता है। कभी कभी एक बहुत कॉमन कंडीशन जिसको क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम कहते हैं, जिसमें पुरुषों के अंदर एक एक्स्ट्रा X क्रोमोसोम होता है और जिसकी वजह से उनके अंदर स्पर्म की जो बनाने की गति होती है या संख्या होती है स्पर्म्स की, वो कम होती है। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम एक बहुत इम्पॉर्टेंट कारण है ओलिगोस्पर्मिया एजोस्पर्मिया का। दूसरा कारण होता है वाई माइक्रोडिलीशन। वाई माइक्रोडिलीशन का मतलब क्या है? जो पुरुषों का वाई क्रोमोसोम होता है वो कई जगह से ब्रेक हो जाता है, उसके अलग अलग जोन होते हैं, FCA, FCB, FCC, तो FZA, BC। तो A और B जिनके में हिस्सा एकदम टूट गया होता है, उनके अंदर उनके टेस्टिस में भी अगर हम कोशिश करें बायोप्सी करके, FNAC करके, टीसा करके, तो उसके अंदर नहीं मिलता है स्पर्म। जो C जोन वाले जिसके में गड़बड़ी होती है, जिनका FZC गड़बड़ होता है, वहाँ से टूट फूट हुई रहती है, उनके अंदर स्पर्म अगर हम उनके टेस्टिस में जाए तो वहाँ से निकाल करके उससे इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, ICSI कहते हैं, द्वारा टेस्ट ट्यूब बेबी करने की संभावना तो होती है, लेकिन आपको ये याद रखना होता है कि ये एक इनहेरिटेबल डिजीज़ है। अगर आपके अंदर ये माइक्रोडिलीशन है तो इस आप जो ICSI से बच्चा पैदा करेंगे उसको भी सेम काइंड ऑफ इम्पोर्टेंस होगी, इनफर्टिलिटी होगी। तो आपको हम काउंसल करते हैं, समझाते हैं और आपको सोच समझ के आगे बढ़ने की सलाह देते हैं, या उसके क्या ऑप्शंस हैं वो उसके बारे में हम आपको बताते हैं। तो जेनेटिक टेस्टिंग में ये दोनों टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। थर्ड, हमारी कंट्री में तो नहीं, लेकिन वेस्टर्न कंट्रीज़ में सिस्टिक फाइब्रोसिस नाम की एक बीमारी होती है, जिसमें कि आपके अंदर जो पुरुषों का पूरा सिस्टम होता है, टेस्टिस से 2 ट्यूब्स जाती हैं जो पीनिस तक स्पर्म को कैरी करती हैं, जिसमें एक का नाम वास डिफरेंस होता है, वो एब्सेंट होता है दोनों साइड में। दोनों टेस्टिस, पुरुषों के अंदर 2 टेस्टिस होते हैं, 2 वास डिफरेंस होते हैं, 2 सेमिनल वेसिकल्स, ये सारी चीज़ें जो होती हैं इनमें, उनमें दोनों साइड में वो एब्सेंट होता है, जिसकी वजह से टेस्टिस के अंदर स्पर्म तो होते हैं लेकिन वो बाहर नहीं पहुंच पाते हैं। तो उन पुरुषों में जब हम उनका टेस्ट करते हैं, सीमेन एनालिसिस करते हैं, तो सीमेन में एक फ्रक्टोज नाम का ग्लूकोज शुगर होती है जो एब्सेंट होती है, और वो जो सीमेन की मात्रा होती है वो 1.5 ml से कम होती है। तो इन पुरुषों को हम सिस्टिक फाइब्रोसिस की जेनेटिक टेस्टिंग CFTR म्यूटेशन करते हैं, और उस वक्त याद रखना है कि अगर आपका CFTR म्यूटेशन किया गया, या अधिकतर फैमिली हिस्ट्री होती है इसकी,
अगर वो पॉजिटिव आता है तो आपकी पत्नी में भी CFTR म्यूटेशन की जांच की जाती है, क्योंकि अगर आप दोनों में 50% या 25% चांसेस हैं तो दोनों जब मिल करके बच्चा पैदा करेंगे तो उसके में ये बीमारी देने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो एक ये CFTR म्यूटेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जिन लोगों के स्पर्म में इन्फेक्शन ज़्यादा दिखता है, जो मैंने बताया कि कभी कभी तो बैक्टीरिया खुद ही दिख जाते हैं, बैक्टीरिया ना दिख के अगर आपके सीमेन में 1 मिलियन 2 मिलियन से ऊपर गोल गोल कोशिकाएं राउंड सेल्स दिखती हैं तो आपकी पूरी इन्फेक्शन स्क्रीन की जाती है, जिसमें सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस, स्ट्रेप्टोकोकस, स्टेफाइलोकोकस, ई कोलाई, गोनोरिया, सिफिलिस, इन सारी चीज़ों की जांच हम लोग करके देखते हैं। और उसके अलावा स्पेशल स्टेनिंग द्वारा स्पेशल स्लाइड बना करके देखते हैं कि ये टूटे फूटे या प्रीमेच्योर स्पर्म्स तो नहीं है, उनका हेड तो नहीं है, इसमें हमको डिफरेंशिएशन किया जाता है। आजकल लोग गूगल पे बहुत सारी चीज़ें ढूंढते रहते हैं तो उनको एक DNA फ्रेगमेंटेशन टेस्ट मिलता है। DNA फ्रेगमेंटेशन टेस्ट हो गया या ये FSH टेस्ट हो गया, टेस्टोस्टेरोन हो गया, प्रोलैक्टिन हो गया, ये रूटीनली कराने की ज़रूरत नहीं है। ये उन्हीं लोगों में कराई जाती है जिनके सीमेन में किसी ना किसी तरह की एनॉमली मिलती है और वो कोई इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट मेल या फीमेल आपको बता सकता है, एंडोक्रिनोलॉजिस्ट बता सकता है जो इस विषय में जानकारी रखता है। तो DNA फ्रेगमेंटेशन टेस्ट रूटीनली नहीं कराना चाहिए। DNA फ्रेगमेंटेशन टेस्ट में ये हम आपके स्पर्म की क्वालिटी जानने के लिए करते हैं, चूँकि 1 ml में लाखों स्पर्म हैं, वो लाखों के अंदर कोशिकाओं में तरह तरह की मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती रहती हैं जिससे आपके अंदर कुछ तरह के ऑक्सीडेटिव स्ट्रेसेस पैदा होते हैं, केमिकल्स पैदा होते हैं जो अल्टीमेटली जो स्पर्म जिंदा हैं, जो स्पर्म मरते हैं वो भी बनाते हैं, जो जिंदा हैं वो भी बनाते हैं। जितना ज़्यादा काउंट होता है उतना ज़्यादा वो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ता है। अगर आपकी लाइफस्टाइल ऐसी है, आप हरी साग सब्जियां नहीं खाते हैं, आप वॉक नहीं करते हैं, आप किसी तरह की फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते हैं, तो ये देखा गया है कि ये एक्टिविटी बढ़ जाती है। तो इसकी संख्या अगर 30% से ऊपर चली जाती है तो ये आपकी स्पर्म की क्वालिटी के लिए हार्मफुल होते हैं। और अगर प्रेगनेंसी हो भी जाती है तो रिकरेंट मिसकैरेज, बार बार मिसकैरेज होने के चांसेस होते हैं, या आपका IUI बार बार फेल हो रहा होता है, या आपका IVF ICSI फेल हो रहा होता है। तो ऐसे में जब हमको ऐसे केसेस मिलते हैं जिनको रिकरेंट मिसकैरेज हो रहे हो, जिनका ICSI फेल हुआ हो, जिनका IUI फेल हुआ हो, उनको हम स्पर्म DNA फ्रेगमेंटेशन टेस्ट करने की सलाह देते हैं। इसी तरह जेनेटिक टेस्टिंग मैंने आपको बता दी कि ओलिगोस्पर्मिया 5 मिलियन से नीचे अगर आपका काउंट होता है, ओलिगोटेराटोजूस्पर्मिया अगर आपको है तब, और या आपको एजोस्पर्मिया है तब आपको ये टेस्ट कराने चाहिए, जेनेटिक टेस्टिंग। तो ये टेस्ट सारे लोगों के लिए नहीं होते हैं और सबके में नहीं करना चाहिए। इसी तरह से एक पैनल आता है, डिफरेंट ये जो लैब्स हैं बड़ी बड़ी, उनके पास आप जाते हैं, वो आपकी सारी जांचें कर देते हैं, फिर आप कंफ्यूज हो जाते हैं उनकी रिपोर्ट्स को लेकर के। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। इसी तरह एक एंटी स्पर्म एंटीबॉडी होती है, उसको भी रूटीनली टेस्ट कराने की ज़रूरत नहीं है। लोगों को अपना प्रेगनेंसी नहीं होती है तो जा कर के अपने स्क्रोटम का अल्ट्रासाउंड कराते हैं और अल्ट्रासाउंड में उनको लिख के आ जाता है वेरिकोसील ग्रेड 1-2 एंड वो परेशान हो जाते हैं कि मैडम ये रिपोर्ट में क्या आ गया है। तो बेसिकली इस स्क्रोटल अल्ट्रासाउंड और दूसरा ट्रांसरेक्टल अल्ट्रासाउंड होता है, ये दोनों अल्ट्रासाउंड हम उन लोगों को कराने की सलाह अधिकतर देते हैं, स्पेशली ट्रांसरेक्टल अल्ट्रासाउंड हम जहाँ पे वास्ट डिफरेंस जो मैं अभी बता रही थी उनकी एब्सेंस सस्पेक्ट कर रहे होते हैं। जब भी एजोस्पर्मिया 2 तरह का होता है, जैसा मैंने आपको बताया, एक ऑब्स्ट्रक्टिव कि आपकी वो ट्यूब बनी नहीं है या ब्लॉक है, या आपके अंदर सब कुछ नॉर्मल है, इडियोपैथिक जिसका कारण नहीं पता है फिर भी आपको ऑब्स्ट्रक्टिव एजोस्पर्मिया हो रही है। तो ऐसे में इन दोनों को डिफ्रेंशिएट करने के लिए हम आपके ट्रस्ट करते हैं। लेकिन एजोस्पर्मिया आपको ऑब्स्ट्रक्शन से हो रही है कि नॉन ऑब्स्ट्रक्शन से हो रही है, इसको जानने के लिए ट्रांसरेक्टल अल्ट्रासाउंड कराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। स्क्रोटल अल्ट्रासाउंड बिना किसी कारण के कराने की ज़रूरत नहीं है, जब तक आपको हिस्ट्री ना हो ट्रॉमा की, आपके स्क्रोटम में कोई स्वेलिंग ना हो, आपके टेस्टिस में पेन हो, आपका टेस्टिस का साइज़ आपको चेंज होता हुआ लग रहा हो, किसी भी जब तक कोई प्रॉपर
ना हो, आपको स्क्रोटल अल्ट्रासाउंड कराने की ज़रूरत नहीं है। और ट्रस्ट तो बिल्कुल भी कराने की ज़रूरत नहीं है बिना डॉक्टर के सलाह के। और इन अल्ट्रासाउंड के साथ वेरिकोसील जो वर्ड मैंने बोला, वो खून की नलियाँ होती हैं जो टेस्टिस को सप्लाई करती हैं। कभी कभी उनमें स्वेलिंग हो जाती है, वहाँ ब्लड का फ्लो बढ़ जाता है, और ब्लड का फ्लो जब बढ़ेगा ऑक्सीजन आएगी तो वहाँ का टेम्परेचर बढ़ जाता है, जिसकी वजह से स्पर्मेटोजेनेसिस जो स्पर्म बनने की प्रक्रिया है वो बाधित होती है और काउंट और मोटिलिटी कम हो जाती है। लेकिन कोई भी वेरिकोसील जो सिर्फ अल्ट्रासाउंड पे दिखाई पड़ रहा है, डॉक्टर को हाथ से छू के पैल्पेट करके नहीं फील हो रहा है, उस वेरिकोसील के लिए किसी भी ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं होती है, किसी भी सर्जरी की ज़रूरत नहीं होती है। इसलिए उस रिपोर्ट से आप लोग को बहुत घबराने की ज़रूरत नहीं है। जब वेरिकोसील ग्रेड 3-4 जो बाहर से भी पता चलता है और अल्ट्रासाउंड में बहुत मोटा मोटा दिखता है, उसके लिए माइक्रो सर्जरीज होती हैं, वो कराने से आपको आराम मिलता है। तो इसलिए ये जांचें अगर हम फालतू में करते हैं तो उससे नुकसान ज़्यादा होता है। इसी तरह बायोप्सी है, बिना हार्मोन जांच कराए, बिना प्रॉपर सीमेन एनालिसिस करके पैलेट में भी एज़ोस्पर्मिया आ रहा है, सिर्फ ये देखने के लिए कि स्पर्म है कि नहीं, कभी भी टेस्टिकुलर बायोप्सी नहीं कराना चाहिए। जब कभी भी टेस्टिकुलर बायोप्सी इंडिकेटेड है तो वो ऐसी जगह पे कराने की कोशिश करनी चाहिए कि टेस्टिकुलर बायोप्सी में जब हम अंदर जा रहे हैं, अगर वहाँ स्पर्म मिलता है तो उसको फ्रीज करके रखने की फैसिलिटी उस सेंटर पे होनी चाहिए। ये फैसिलिटी अधिकतर आईवीएफ सेंटर्स पे होती है, वो भी सब पे नहीं होती है। जहाँ पे उस तरह की सुविधा होती है वहीं पे जा कर के आपको अपना टेस्टिकुलर बायोप्सी प्रेफरेबली कराना चाहिए, और वो भी डॉक्टर की सलाह पे, आपके इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट एंड यूरोलॉजिस्ट की सलाह पे ही ये चीज़ें करानी चाहिए। इसी तरह से सीमेन कल्चर, नॉर्मली आपको जलन हो रही है, साथ रहने में किसी तरह की बार बार आप दोनों पार्टनर्स को प्रॉब्लम हो रही है, सीमेन इजैकुलेशन के बाद बहुत ज़्यादा पस आ रहा है, डिस्चार्ज आ रहा है, तो ये इंडिकेशन है सीमेन कल्चर का। अगर आपके अंदर सिर्फ ऐसे ही 2-4% पस सेल्स बढ़े हुए हैं, उसके लिए रूटीनली आपको सीमेन कल्चर कराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अल्ट्रासाउंड पेट का कई बार लोग कर देते हैं साथ में, सिर्फ इनफर्टिलिटी के लिए पेट का अल्ट्रासाउंड कराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आपको किसी और कारण से डॉक्टर ने वो टेस्ट लिखा है तो आप बिल्कुल कराइए, लेकिन जस्ट बिकॉज कि आपके सीमेन में स्पर्म की मात्रा कम है, उसके लिए पेट के अल्ट्रासाउंड की ज़रूरत नहीं है। हाँ, जिन लोगों को वास्ट डिफरेंस जो ऑब्स्ट्रक्टिव एज़ोस्पर्मिया होती है, जिनके अंदर वो दोनों ट्यूब्स या तो जन्मजात एब्सेंट होती हैं या ब्लॉक होती हैं, एब्सेंट वालों के में देखा गया है कि जिन लोगों की वास्ट डिफरेंस एब्सेंट होती है, उनके में किडनी में कभी कभी एबनॉर्मेलिटीज़ होती हैं, तो उन लोगों के किडनी का अल्ट्रासाउंड करके हम लोग देखते हैं कि उनकी किडनी दोनों प्रेजेंट है कि नहीं, कहीं एक तरफ तो नहीं है, किसी तरह का डुप्लीकेशन तो नहीं है, किसी तरह की कोई एनॉमली तो नहीं है। तो ये सारे टेस्ट हैं जो करने और कराने चाहिए। तो मैं यहाँ पे रिकैप करूँगी कि हर इनफर्टिलिटी में सिर्फ महिला ही दोषी नहीं होती है, पुरुषों में भी कमियां हो सकती हैं, जो कि नॉर्मल सीमेन एनालिसिस किसी भी जगह से कराने से कई बार पता नहीं चलती हैं। सीमेन एनालिसिस आपको प्रॉपर जगह से कराना चाहिए, कम से कम 2 बार सीमेन कराने के बाद ही प्रॉपर डायग्नोसिस बननी चाहिए। अगर आपके अंदर कोई कहता है शुक्राणु नील है, तो वो टेस्ट एक बार ऐसी जगह पे होना चाहिए जहाँ पे आपके सीमेन को सेंट्रीफ्यूज करा के पैलेट बना करके देख लिया जाए कि उसमें भी स्पर्म है कि नहीं है, तभी आपको एज़ोस्पर्मिक कहा जाएगा। अगर आपका काउंट 15 मिलियन से नीचे, स्पेशली 5 मिलियन से नीचे है, तो आपको और हार्मोनल टेस्ट करने की ज़रूरत होती है, जिसमें एफएसएच टेस्टोस्टेरोन सबसे इम्पॉर्टेंट टेस्ट है। उसके अलावा अगर आपको किसी तरह की इरेक्शन में प्रॉब्लम है तो प्रोलैक्टिन टेस्ट किया जाता है। अगर आपका काउंट बहुत कम है, जैसे 5 मिलियन से नीचे मैंने बोला, स्पर्म बिल्कुल एब्सेंट है, तो इसके साथ साथ आपकी जेनेटिक टेस्टिंग होती है, जिसमें आपका कैरियोटाइप किया जाता है, जिसमें पता चलता है आप 46XY हैं या 46XXY हैं।
दूसरा जेनेटिक टेस्ट माइक्रो डिलीशन वाई क्रोमोसोम का वो किया जाता है, जिससे पता चलता है कि आपके स्क्रोटम में स्पर्म मिलने की संभावना है कि नहीं, और अगर उस स्पर्म से आप बच्चा करेंगे तो उस बच्चे में इनफर्टिलिटी हो सकती है कि नहीं, इसकी जानकारी मिलती है। डीएनए फ्रैगमेंटेशन टेस्ट और जेनेटिक टेस्टिंग, जिन लोगों को रिकरेंट मिसकैरेजेस होते हैं बार बार, जिनका आईओआई फेलियर होता है, जिनका एक्सी फेलियर होता है, उनके लिए भी किया जाता है। सिस्टिक फाइब्रोसिस नाम की जेनेटिक टेस्टिंग की जाती है उन लोगों की जिनके अंदर ऑब्स्ट्रक्टिव जो एजोस्पर्मिया होता है। ऑब्स्ट्रक्टिव एजोस्पर्मिया की सबसे पहली निशानी है कि जो आपके सीमेन निकलता है उसकी मात्रा 1.5 ml से कम होती है। जब हम उसको सीमेन एनालिसिस करते हैं तो उसमें फ्रक्टोज नहीं होता है साथ में, तो ऐसे में हमको आपका एक ट्रांसरेक्टल अल्ट्रासाउंड करके देखना पड़ता है कि वास डिफरेंस है कि नहीं है। स्पेशली अगर आपका हार्मोन टेस्ट में एफएसएच हाई आया होता है, टेस्टोस्टेरोन नॉर्मल होता है और वास छूने पे पैल्पेट हो रही होती है, तो ट्रांसरेक्टल अल्ट्रासाउंड से ये डिफ्रेंशिएट हो जाता है। अगर वो एब्सेंट पाई जाती है तो एक और जेनेटिक टेस्टिंग सिस्टिक फाइब्रोसिस नाम की बीमारी के लिए CFTR म्यूटेशन किया जाता है, और अगर वो आपके में पॉजिटिव पाया जाता है तो आपकी पत्नी की भी जांच करनी पड़ती है। इसी तरह इस पर DNA फ्रैगमेंटेशन टेस्ट सीमेन का रूटीनली नहीं किया जाता है। ये भी उन्हीं लोग के लिए जिनको रिकरेंट मिसकैरेजेस होते हैं, IUI फेलियर होते हैं, IVF फेलियर होते हैं। अल्ट्रासाउंड रूटीन स्क्रोटम का बिल्कुल रिकमेंडेड नहीं है। ग्रेड 1 और 2 वेरिकोसील के लिए किसी तरह की सर्जरी की ज़रूरत नहीं है। किसी भी वेरिकोसील की सर्जरी की ज़रूरत तभी पड़ती है जब आपके सीमेन में स्पर्म की संख्या बहुत कम है और मोटिलिटी कम है, उसको सर्जरी के बाद वो ठीक होगा। ये अभी डाउटफुल है, इसमें डिफरेंट स्टडीज़ डिफरेंट चीज़ें क्लेम करती हैं। तो कभी भी ग्रेड 1 2 वेरिकोसील आपके अल्ट्रासाउंड में आ जाए तो उसके लिए तुरंत सर्जरी के लिए आपको नहीं जाना चाहिए। पेट के अल्ट्रासाउंड से पुरुष निसंतानता या बाध्यता का कोई रिलेशन नहीं है, कुछ भी नहीं पता चलता है। अगर आपके ट्रांसरेक्टल अल्ट्रासाउंड में वास डिफरेंस एब्सेंट है तो हम आपका पेट से अल्ट्रासाउंड करके रीनल आपका किडनीज देखने की कोशिश करते हैं। जिन लोगों के अंदर वेरिकोसील ग्रेड 3 4 राइट साइड में होते हैं तो वो लोग एक वो है कि कैंसर होने की संभावना है, लेकिन ये देखा गया कि जब उनके पेट का अल्ट्रासाउंड किया गया तो ऐसा कुछ भी सबके में पाया नहीं गया। 50-60% लोगों में कुछ भी नहीं पाया गया। तो ये सारी जांचें आपको अपने डॉक्टर के सलाह से करनी चाहिए। सीमेन कल्चर भी रूटीनली कराने की ज़रूरत नहीं है। एंटी स्पर्म एंटीबॉडीज़ को ज़रूरत हमेशा कराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप कोई टेस्ट कराना ही चाहते हैं तो शुगर का टेस्ट कराइए, फास्टिंग पीपी या ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट, उसके साथ HbA1c जो आपको प्री डायबिटिक स्टेट में ही इस चीज़ के लिए आगाह कर देगा कि अब आपको ज़रूरत है अपनी लाइफस्टाइल चेंज करने के लिए। क्लिनिकल हिस्ट्री में अपने डॉक्टर को सारी इन्फॉर्मेशन देना ना भूलें। आपको क्या दवा चल रही है, आपको शुगर तो नहीं है, आपको ब्लड प्रेशर तो नहीं है, आपको चाइल्डहुड में किसी तरह का मम्स या मीजल्स तो नहीं हुए थे, नीचे चोट तो नहीं लगी थी। कई लोगों की जो टेस्टिस होती है पैदाइश के टाइम में पेट के अंदर ही रहती है, बाद में वो सर्जरी करके नीचे खिसकाई जाती है। तो आपको अगर अनडिसेंडेड टेस्टिस का ऑपरेशन हुआ है या आपको किसी भी तरह की दिमागी दवा चल रही है, कुछ भी ऐसा है, चाइल्डहुड कैंसर किसी तरह का हुआ था जिससे अब आप बिल्कुल ठीक हो चुके हैं, तो ये सारी जानकारियों को आप अपने डॉक्टर के साथ शेयर करें। और अगर आपका डॉक्टर आपसे कहता है कि एक सीमेन एनालिसिस अच्छी जगह पे, स्पेशली एक इनफर्टिलिटी सेंटर पे होना चाहिए, तो उसकी बात को मान करके वो जांच जरूर कराइए। मेरे पास बहुत बार ऐसा हुआ है कि बाहर से आप लोग लोकल से रिपोर्ट लेके आए हैं जिसमें एजोस्पर्मिया दिखाया है, और जब हमने उनकी जांच की है तो उनके अंदर स्पर्म की संख्या नॉर्मल मिली है या इतनी मिली है कि उनका IUI या IVF संभव है। और हमेशा याद रखिए कि इन सारी चीज़ों का जो ट्रीटमेंट होता है वो ट्रीटमेंट से आपका काउंट इतना नहीं बढ़ सकता है कि आपको नॉर्मल बच्चा हो जाए, उसके बाद भी आपको IVF के लिए जाना पड़ सकता है। बहुत रेयरली IUI भी काम करता है। हार्मोनल टेस्ट हमेशा ये डिसाइड करने में मदद करता है कि आपको ट्रीटमेंट से फ़ायदा होने वाला है कि नहीं होने वाला है। जेनेटिक टेस्ट आपको इस बात के लिए गाइड करता है कि ये अगर स्पर्म हम आपके टेस्टिस से निकाल के इससे आपका IVF करते हैं
तो ये फ़ायदेमंद होगा कि नहीं, पहली चीज़। और दूसरी, कहीं ये बीमारी आप अपने बच्चे में ट्रांसमिट तो नहीं कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि मैंने आज आपको जो कुछ भी बताया वो आपकी समझ में आया होगा, इससे आपको कुछ मदद मिली होगी। और अगर ये अच्छी लगी होगी जानकारी तो इसे अपने दोस्तों, मित्रों और परिवार के लोगों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। और किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम हो इससे रिलेटेड, मैं आपके लिए हमेशा हाजिर हूँ। इस चैट लाइन में या कहीं भी आप उसके बारे में पूछ सकते हैं। आप मेरे सेंटर पे आ सकते हैं। और इस वीडियो को आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे उतने ज़्यादा लोगों को इस जानकारी का फ़ायदा मिलेगा। मेरी यही कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इन चीज़ों के बारे में जानकारी में पाएँ और वो सही दिशा में प्रयास करके जल्दी से जल्दी संतान सुख की प्राप्ति कर सके। तो आज के लिए इतना ही। आप सब लोग अपना बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। सर्दियाँ बढ़ गई हैं, इसलिए सर्दियों से बच के रहिएगा। सर्दियों को एंजॉय करने के साथ साथ अपने को बीमार होने से बचाइएगा। खुश रहिएगा। गुड नाइट, शब्बा खैर। वैक्सीन आ रही है, उसको लेना मत भूलिएगा। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।